discuss the factors which are affecting the pricing decision. In our yesterday's video, we have discussed the pricing decisions, ठीक है, and the features of its ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइसिंग डिसीजन, ये हमने डिस्कस किया है। आज हम करेंगे डिस्कस कि ऐसे कुछ कारक होते हैं जो प्राइसिंग या कीमत के लिए गए निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहला होता है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब कुछ आंतरिक कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की वस्तुओं की कीमत निर्धारण में लिए गए निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बाह्य रूप से प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करते समय उन्हें कुछ कारकों के द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। तो पहले जो इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स में हमारे दो तरह के फैक्टर होंगे। पहले होगी उसकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और सेकंड होगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इनके सब पॉइंट्स है विच वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस। सो पहला क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो इंटरनल फैक्टर्स का मतलब समझिए। सो द फैक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्रोलेशन of such kind of factors in the hand of an organization is known as the internal factors। ऐसे कारक जिनका जो नियंत्रण है वो कंपनी के, फैक्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होता है, हाथ में होता है, उसे हम कहते हैं आंतरिक कारक, जिन्हें कंपनी की तरफ से क्या भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। उन कारकों उन कारकों को हम क्या कहते हैं, उन फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक कहते हैं। अब ये जो आंतरिक कारक है, ये पहला हो गया मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव किसी भी मार्केटर का क्या होता है कि फॉर सेलिंग द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब इस मार्केटिंग के जो मार्केटिंग मिक्स होता है, तो मार्केटिंग मिक्स में प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का प्राइसिंग 4 पीस होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दैट्स वे कि जो प्राइस है इट इज वन ऑफ द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। First is the market share. What is the meaning of market share? So all of the marketers are doing the same thing, that in the beginning they are they are giving the product at the lower price, ठीक है, for gaining the share into the market। सभी मार्केटर, सभी प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो लोग प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं, तो इट स्टार्टिंग में वो कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं एट द बिगनिंग। मतलब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखकर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को क्या किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है इन कंपैरिजन ऑफ द कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धी की तुलना में। अब ये हो गया इंटरनल, क्योंकि देखो आपको दी कि प्राइस, मार्केट शेयर को कम करना है, ज़्यादा करना है, ये कंपनी के हाथ में। कैसे, कंपनी चाहे तो प्रोडक्ट की प्राइस स्टार्टिंग में ज़्यादा रख ले, कंपनी चाहे तो कम रख ले। मार्केट में शेयर ज़्यादा चाहिए तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू फिक्स द लो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर गेनिंग द मोर एंड मोर शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से ज़्यादा शेयर लेने के लिए। तो ये इन द हैंड, इसका जो कंट्रोलेशन इन द हैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर और मार्केटर वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। हर व्यक्ति बिजनेस करता क्यों है, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट, उनके लाभ को अधिकतम कमाने के लिए। तो जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए काम किया जाता है। सो इफ यू आर एट द स्टार्टिंग, इफ यू आर giving the lowest price of your product into the market, so automatically the more and more units will be sold and you can achieve the more profit from the market। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोडक्ट की सेल होगी कम कीमत में, तो उतना ही प्रॉफिट क्या होता जाएगा, मैक्सिमाइज होता जाएगा। और लास्ट है मार्केट शेयर लीडर। हाउ यू कैन बिकम अ मार्केट शेयर ऑफ लीडर विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द लोएस्ट प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट कैन बिकम अ लीडर ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत हुई विद गुड क्वालिटी, तो इट कैन बिकम द मार्केट शेयर लीडर। उस प्रोडक्ट के हेल्प से द मैन्युफैक्चरर कैन बिकम द मार्केट शेयर लीडर। सबसे ज़्यादा शेयर फिर उस मार्केटर के पास होंगे जिसकी कम कीमत पर क्वालिटी प्रोडक्ट की बेहतर है। तो
they can become the market share leader. This all are the marketing related objective. Next is the marketing strategy. What is the marketing strategy? As I told you कि in marketing mix price is one of the foremost important element. मार्केटिंग मिक्स का प्राइस एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। तो प्राइस को घटाना है या प्राइस को बढ़ाना है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है कि भाई प्रोडक्ट की क्या प्राइस हमें तय करना है, फिक्स करना है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो मार्केटिंग के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाती है, इट इज ऑल्सो फ्रेम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्ट्रेटेजी रणनीतियों को बनाया जाता है। तो उनका नियंत्रण भी सीधी सी बात है कि वो मैनेजमेंट के हाथ में ही होगा, संस्था के। तो पहला क्या हो गया, कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट इन सेटिंग प्राइस। देखो प्राइस कब फिक्स होती है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि व्हेन यू आइडेंटिफाई द ओवरऑल कॉस्ट while manufacturing the product then only you can fix the price। पहले आपको सारे खर्चे, सारी लागतें जो उस प्रोडक्ट के उत्पादन में लगी हैं, प्रोडक्शन में लगी हैं, पहले आपको उन खर्चों को पता करना होता है, फिर उस पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर कर आप प्राइस फिक्स करते हैं। मान लो कि ये जो मार्कर है 25 रुपीज़ का है, तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आई हो, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो 20 रुपये मान लो कॉस्ट आई हुई हो, लेकिन मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो कितनी फिक्स की है, मार्केटर ने, मैन्युफैक्चरर ने जो इस मार्कर को बनाता है तो 25 रुपये। ठीक है, अब जैसे आप कैमल का, कोई भी कैमल जो कंपनी उसका मार्कर या स्केच पेन या पेन्स वगैरह लेते हैं तो वो स्लाइटली महंगे होते हैं अदर प्रोडक्ट से, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इनकी इंक वगैरह होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, तो दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स काउंट करवा दिए जाते हैं कस्टमर को। तो वही कह के आ रही हूँ मैं कि जो कॉस्ट है, जो लागत है वो 20 आई है, 20 रुपये आई है सारे खर्चों को मिलाकर, और उस पर प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपीज़ ऐड करके दे आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर इज 25 रुपीज़। दे विल सेल इनटू द मार्केट एट द 25 रुपीज़। कितने कीमत में बेचेंगे वो उसको 25 रुपीज़ में सेल आउट करेंगे। तो कॉस्ट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अब मैन्युफैक्चरर चाहे तो कॉस्ट को, खर्चों को कम कर सकता है। कैसे कि भाई जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर, अगर आप ने कंपनी ने क्वालिटी के साथ, रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, सस्ता माल खरीद लिया, तो कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम हो गई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। मान लो कि कोई लोकल कंपनी है, उसको 15 रुपीज़ ही कॉस्ट पड़ रही है इस मार्कर की, अब वो मार्केट में इसको 20 रुपीज़ में या 25 रुपीज़ में भी बेचता है, तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा अदर कंपनीज से। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर व्हाइल सेटिंग द प्राइस। जब भी कीमत का निर्धारण किया जाता है तो कॉस्ट उसका एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? दोज कॉस्ट आर ऑलवेज बी फिक्स्ड इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, if you are decreasing the production, so there is no changes in the cost। जब आप उत्पादन को घटा देते हैं, उत्पादन को बढ़ा देते हैं, तो जिन लागतों में कोई चेंजेस नहीं आता है उन्हें कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इतना तो आपको देना पड़ेगा। सपोज आपकी किराए की बिल्डिंग है, अब आप हर महीने उसका 10,000 रेंट देते हैं, तो आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप उत्पादन बंद रखो, लेकिन आपको सामने वाले को, लैंडलॉर्ड को 10,000 तो देना ही देना है। तो ये 10,000 भी व्यक्ति कमा कहाँ से रहा है, मैन्युफैक्चरर कमा कहाँ से रहा है, उत्पादन से। उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा सामान बिक रहा है, यानी उसकी अर्निंग हो रही है, तो वो उस किराए को भी अपने प्रोडक्ट्स में से ही निकालता है। उस किराए का पैसा भी वो अपने प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट में से ही निकालता है। तो भाई उत्पादन बढ़ने या घटने से जिस लागत पर कोई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिस लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स्ड कॉस्ट को भी नियंत्रण किया जा सकता है संस्था की तरफ से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा। और नेक्स्ट होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब चेंजेस, चेंजेबल, ठीक है। दोस इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन, सो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर प्रोडक्शन घटाओगे तो लागत कम हो जाएगी। दैट मीन्स वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता उत्पादन के घटने या बढ़ने से, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से प्रभाव पड़ता है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 3 पॉइंट हो गए। कॉस्ट इज डिटर्मिनेंट
द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दिस ऑल आर द इंटरनल फैक्टर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जिन कारकों को संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री की तरफ से कंट्रोल, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स आपने पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई इन कारकों को कंपनी के थ्रू फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, चलो एक महीने कम ही प्रॉफिट सही है ना, इन चीज़ों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हो गए, ऐसे कारक हो गए, अभी हम वो डीप में पढ़ेंगे, जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में फर्स्ट आ गया मार्केट डिमांड एंड इलास्टिसिटी। मार्केट डिमांड एंड इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी, वी हैव डिस्कस सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई विल रिवाइज इट कि मार्केट डिमांड क्या होती है। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लो सो द डिमांड विल इंक्रीजेस, इफ द प्राइस इज हाई तो डिमांड इज डिक्रीजेस। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है ना। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इफ द प्राइस इज लोएस्ट सो द प्रपोर्शनेट चेंज विल बी देयर इन इट्स डिमांड। प्राइस जितने अनुपात से, जितने रेशो से घट बढ़ रही है, उसी रेशो से, उसी प्रपोर्शनेट से उसकी मांग में क्या आता है, चेंज आता है। उसकी डिमांड में उसकी डिमांड या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी कब प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स ना भाई गवर्नमेंट ने सडनली रूल चेंज कर दिए, जैसे पेट्रोलियम के साथ हुआ। अभी पेट्रोल के रेट क्या थे, एक महीना पहले 108, अभी आई थिंक 117 और 118 इस टाइप से कुछ रेट है। तो गवर्नमेंट के हाथ में कब प्राइस घट जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन आ जाएंगे, नो वन कैन कंट्रोल इट। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना उनको कंट्रोल। तो उसी तरीके से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, दोज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज इंक्लूडेड द मार्केटिंग डिमांड एंड द इलास्टिसिटी। अब ये जो इलास्टिसिटी होती है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री वे। फर्स्ट इज द इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि जितना आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएंगे तो देयर विल बी, इफ एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो देयर इज द ग्रेटर चेंज इन इट्स डिमांड। प्राइस को आपने थोड़ा सा भी घटाया या बढ़ाया, ठीक है, आपने ₹1 या ₹2 से प्रोडक्ट की प्राइस को घटाया बढ़ा दिया, या तो ₹1 ज़्यादा कर दिया या तो ₹1 कम कर दिया प्रोडक्ट की प्राइस को, तो देयर विल बी द ग्रेटर चेंज इन इट्स डिमांड। तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, विच इज नोन एज द इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड। सेकेंड होता है इनइलास्टिक डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट इज चेंज, द नॉमिनल चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, सो देयर इज अ लिटिल चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत छोटा सा अंतर आता है उस समय प्रोडक्ट की डिमांड में, कि भाई आपने अगर ₹2 से किसी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया, तो जो उसकी डिमांड है उसमें थोड़ा सा ही क्या होगा, चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज। हम सोचेंगे कि भाई ₹2 से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है तो आप कस्टमर्स को नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो हैबिचुअल है, जो उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो ₹2 बढ़ जाए, ₹5 बढ़ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर यूज्ड टू फॉर दोस प्रोडक्ट, सो इन एनी हाउ दे विल बी परचेज इट, वो उसको खरीदेंगे ही। तो प्रोडक्ट की प्राइस घटने या बढ़ने से देयर इज अ लिटिल चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और लास्ट होता है यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी डिमांड क्या होता है, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो द सेम चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की प्राइस ₹2 से बढ़ा रहे हैं या -3 कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस घटा रहे हैं, ऐसे बहुत कम होता है कि प्राइस कम हो प्रोडक्ट की। तो अगर आप घटा रहे हैं या जितने से प्राइस बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उतना ही सेम चेंज आता है उसकी डिमांड में। अब देखो तीनों एक दूसरे से अलग है, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड और यूनिटरी डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा भी घटाया बढ़ा दो तो देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मांग में बहुत बड़ा अंतर आता है। लेकिन इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि आपने
जो भी चेंज ला रहे हैं आप प्रोडक्ट की प्राइस में मतलब उत्पाद की कीमत में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया है, घटी या बढ़ी है उसकी प्राइस, तो देयर इज अ लिटिल चेंज इन इट्स डिमांड। और यूनिटरी डिमांड में क्या होता है, सेम होता है, जितनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे ना तो उतनी ही उसकी डिमांड में या तो डिमांड घट जाएगी या डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपने प्राइस बढ़ाई है तो डिमांड उतने ही रेशो से कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। और अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी 1-2 रुपए भी घटाई है तो उसी रेशो से 1-2 कस्टमर आपके डिमांड करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज द यूनिटरी डिमांड। These all things are not controlled by an organization. That is why it is coming to the external factor. Next is the competitors price and cost. Next thing कि भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रोडक्ट की प्राइस को कब घटा बढ़ा दे, यू कांट आइडेंटिफाई, आप उसको आप पता नहीं लगा सकते। तो वो क्या हो गई, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइस एंड कॉस्ट हो गई कि कॉम्पिटिटर की जो कीमत है, जो उसकी लागतें हैं, वो कब इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। नो वन कैन एस्यूम इट, नो वन मार्केटर कैन डिटरमाइन इट, है ना। पहले से उसका पता नहीं लगा जा सकता जब तक वो मार्केट में एडवर्टाइज होकर बिकने ना लगे। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अफेक्टेड टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और लास्ट द गवर्नमेंट रेगुलेशन, एज आई टोल्ड यू कि whenever the prices are fixed for any product, so the marketer is influenced by the local regulations by the गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, जिस भी जगह पर प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है, तो जो भी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही है उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव होता है, बिना उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट के रूल कब चेंज हो जाएंगे कोई जानता है क्या, नहीं जानता है। तो दैट इज व्हाई अगेन इट इज कमिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर। ये कुछ बाह्य कारक होते हैं जिनका नियंत्रण फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर मार्केटर के हाथ में नहीं होता है। जब प्राइस रेगुलेशन चेंज हो गए, प्राइस के रिगार्डिंग घट गए बढ़ गए, तो आप भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस को घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, है ना। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ये उनके सब पॉइंट्स हैं। तो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों कारकों की तरफ से जो प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं, जो कीमत के निर्णय होते हैं, वो प्रभावित होते ही होते हैं। So this topic is now completed. In our next video we will discuss the next topic.